हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्लास 12th की मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 दैट इज नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है? पहले हमने मैनेजमेंट को आर्ट कहा, अब मैनेजमेंट को क्यों साइंस क्यों कहा जाता है? तो ये समझने से पहले कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है, हमको ये जानने की जरूरत है कि साइंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि साइंस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज का, जो कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया में जहां पे क्रिटिकल टेस्ट की जरूरत होती है, जहां पे जो थियोरीज होती हैं उनको जनरलाइज किया जाता है, लॉस को जनरलाइज किया जाता है, जहां पे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली साइंस वो है। ठीक है, और जो साइंटिफिक, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर कहलाए जाते हैं। उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइंस में का जो मीनिंग दिया है वो ये है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। तो एक सिस्टमैटिक यानी एक बड़े ही कायदे से चलने वाला बॉडी है, नॉलेज को बड़े ही सिस्टमैटिक वे में सेट करने वाली ये चीज है, जहां पे हर जो जनरल चीज है उसका ट्रूथ, उसके फैक्ट्स के बारे में स्टडी होता है। साइंस बिना फैक्ट्स के नहीं होता, साइंस एक इमेजिनेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब हम साइंस की बात करते हैं वहां पे ट्रूथ और जो फैक्ट्स होते हैं, जो सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो नतीजे निकलते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको साइंस कहा जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स। तो बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं साइंस के? जो पहला, एज यू नो, जो पहला फीचर है साइंस का वो यही है कि साइंस एक सिस्टमैटिक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि साइंस बेसिकली इस सिद्धांत कॉज एंड इफेक्ट्स के सिद्धांत पे बेस्ड है। यानी अगर कुछ होता है, ठीक है, अगर कोई चीज होती है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है। तो साइंस इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, साइंस इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कॉज एंड इफेक्ट का अपना ही रिलेशन है। इफ देयर इज अ कॉज देयर इज अ इफेक्ट। अगर यहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ है तो यहाँ पे कोई कॉज भी जरूर हुआ होगा ना। जो साइंस है, ठीक है, साइंस जो है वो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनसे बन के निकलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं होते हैं। आप देखते होंगे, आपने 9th और 10th में भी देखा होगा कि आप एक बुक लिखते हैं, वहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप एक फाइनली कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो साइंस है, ऑब्वियसली ये साइंस में होता है, तो जो साइंस है वो पहले तो ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से जाता है, फिर उसको टेस्ट करता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन डिसाइड करता है। तो वो साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले वो ऑब्जर्वेशन के जरिए बनते हैं, देन उसको टेस्ट किया जाता है। कैसे? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके एक कंडीशन के अंदर उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक। Now next is universal validity, or we can say universal accepted. Now जो साइंस है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, वो एक यूनिवर्सली उसको वैलिडिटी मिली है। क्यों इसको यूनिवर्सलिटी वैलिडिटी मिली है, क्यों उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट अप्लाइड किया जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो साइंस है, और ऊपर का आंसर ऑलरेडी गिवन है कि जो साइंस है ना वो एक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल के ऊपर बेस्ड है।
बिना कोई ट्रूथ के, बिना कोई फैक्ट के साइंस नहीं है। इसीलिए साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सिंपल, बिकॉज साइंस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे बिलीव करता है कि जो कॉज है उसका कोई इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई साइंस, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट इज अ साइंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब मैनेजमेंट साइंस क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 कारण दिए हुए हैं, ठीक है। आई हैव गिवन ओनली 5 रीजंस व्हाई साइंस इज, व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 रीजंस दिए हैं। पहला रीजन है मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। रिसर्च इन मैनेजमेंट फैसिलिटी को, जो रिसर्च होती है, जो मैनेजमेंट एरिया में जो रिसर्च होती है उसको बहुत ही बारीकी से स्क्रूटनाइज किया जाता है। उसके जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसको बड़े बारीकी से स्क्रूटनाइज किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, और नए नए इनोवेटिव तरीके निकाले जाते हैं, ठीक है। डिसीजन लेने के कई इनोवेटिव तरीके निकाले जाते हैं, वहां के वर्क क्राइटेरिया को उसके अकॉर्डिंग ढाला जाता है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। देन जो मैनेजमेंट है उनकी अपनी ही थियरीज हैं, अपने ही प्रिंसिपल्स हैं। आप लेटर पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल के बारे में, और इसी 14 प्रिंसिपल के बेस्ड पे जो मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है, जो मैनेजमेंट की थियोरीज है वो फॉलोड करती हैं। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स बता सकती हूँ मैनेजमेंट के। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, सेकेंड है टीम स्पिरिट, ये दो चार ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। थर्ड है कोऑर्डिनेशन, ये 2-4 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसपे पूरा का पूरा मैनेजमेंट बेस्ड है। फर्स्ट, इट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से साइंस के अपने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट होते हैं। साइंस में जनरलाइज्ड, फैक्ट, इस तरीके के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में प्रॉफिट, टर्नओवर, लॉस, बैलेंस शीट, इस तरीके से मैनेजमेंट में भी टर्म्स होते हैं। सेल्स, प्रोडक्शन, ये मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्या हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं? हाँ, मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंस नहीं होता है। क्यों मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंस इसलिए नहीं होता क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इंसानों को स्टडी करता है। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है, जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है। एंड वो जो एक प्रिंसिपल या कोई एक सिद्धांत या कोई एक कॉन्सेप्ट अगर एक ह्यूमन पे अप्लाई होता है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे ह्यूमन पे भी अप्लाई हो, राइट। लेकिन साइंस में क्या होता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट किसी एक चीज पे अप्लाई हो रहा है तो वो जरूरी है दूसरी चीज पे भी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे सिंस मैनेजमेंट एक ह्यूमन बीइंग से डील करता है, तो जो साइंस है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी सिचुएशंस के अनुसार चेंज होते रहते हैं, जो कि 5th पॉइंट में भी मेंशन किया है कि ये इनएग्जैक्ट साइंस है। वो एग्जैक्टली साइंस के एग्जैक्टली हर प्रिंसिपल्स को उस वे में फॉलो नहीं किया जाता है जिस वे में दिया जाता है। कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कभी कभी ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के उनको चेंज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, उनका वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली अ साइंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ना जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो आप लोग भी स्कूल्स में कहते होंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का होगा, टीचर एज ए प्रोफेशन, आई विल टेक लॉयर एज ए प्रोफेशन। तो आप प्रोफेशन की बात करते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर नॉलेज।
तो एग्जैक्टली जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं कि हम ये परस्यू करेंगे एज ए प्रोफेशन, हम वो परस्यू करेंगे एग्जैक्टली प्रोफेशन, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की फील्ड में जाकर डॉक्टर से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मुझे लॉयर बनना है तो मुझे लॉयर की फील्ड में जाकर लॉयर से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। सेम वे अब मैनेजमेंट भी स्पेशलाइज्ड हो गया। पहले क्या होता था, पहले किसी को भी मैनेजमेंट को, अभी भी जो बहुत स्किल्ड है उसको एज ए मैनेजर बनाया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे क्या होता है, ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी कहा जाता है ना। फर्स्ट हमको ये समझने की जरूरत है प्रोफेशन क्या होता है। I have given two meanings of profession. Profession is defined as calling in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. तो प्रोफेशन क्या होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर आदमी उसके पास एक पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज होती है, डिजीजेस से रिलेटेड नॉलेज होती है। अगर लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स के पास या एडवोकेट्स के पास लीगल से रिलेटेड नॉलेज होती है, लॉ से रिलेटेड नॉलेज होती है। सेम थिंग टीचर्स के पास स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज होती है और बेसिकली उसका नॉलेज होती है। ऐसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन सब के पास जो नॉलेज होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, और वो उसी नॉलेज को अपने नेक्स्ट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सामने वाले को गाइड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर सामने वाले को एडवाइस करने के लिए यूज करते हैं। तो जो बेसिकली जो प्रोफेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज से होता है। ठीक है ना, it involves application of expert knowledge to solve specific problem or to handle specific task. तो ये जो प्रोफेशन होता है वो एक स्पेशल एक्सपर्ट नॉलेज होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर से डिजीजेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर ही सॉल्व करेगा। अगर लॉ से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लॉयर ही सॉल्व कर पाएगा, और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम, वो टीचर्स ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक्स प्रॉब्लम होते हैं, कुछ एक आधा जो स्पेसिफाइड प्रॉब्लम होते हैं वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल्स। now what are the basic features of professions? ठीक है, प्रोफेशन एक तरीके का ऑक्यूपेशन होता है जो प्रोफेशनल द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कह सकते हैं, उसको नहीं भी कह सकते। कैसे पता चलेगा, चलो हम देखते हैं इसके फीचर से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो सबसे पहला फीचर है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक एक्सपर्ट नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो एक बहुत फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, जहां पे वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, मतलब एक प्रोफेशनल एक फॉर्मल एक प्रोफेशन से रिलेटेड जो फॉर्मल क्या बोलते हैं फॉर्मल नॉलेज जो होती है वो एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉ करना है तो आप लॉ डिग्री कॉलेज में जाएंगे, अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो आप एमबीबीएस कॉलेज में डॉक्टरेट से जो एमबीबीएस रिलेटेड कॉलेज है वहां जाएंगे, अगर आपको टीचिंग करनी है तो आप बीएड करेंगे, राइट। तो जो फॉर्मल जो एक प्रोफेशन को जो एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है, जो एक प्रोफेशनल से रिलेटेड जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है, आप उसी की एजुकेशन लेंगे, राइट। रिस्ट्रिक्टेड, सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ना अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो हर कोई क्या बोलते हैं नहीं जा सकता ना। जैसे अगर मैंने साइंस नहीं लिया, अगर मैंने कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं ना। अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट है क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। तो प्रोफेशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज होती है, स्पेशली जैसे आप साइंस की फील्ड की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, वहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज होती है। तो द एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशन एंड एजुकेशनल डिग्री। तो जो किसी प्रोफेशन में अगर आपको कोई प्रोफेशन चुनना है तो आपको पहले एक पर्टिकुलर
पहले आपको जो उस प्रोफेशन को फुलफिल करने वाली जो डिग्री है वो आपको एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो पहले मुझे साइंस लेना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए साइंस की जरूरत होती है, तो पहले मुझे साइंस लेना पड़ेगा, फिर मुझे नीट क्लियर करना पड़ेगा, तब मैं किसी एमबीबीएस कॉलेज में जाऊंगी। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंट्री है, यहाँ पर एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक तरीके का प्रोसेस है कि पहले आप साइंस लेंगे, फिर आप एंट्रेंस लेवल देंगे, तब आप जाके आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर हम मूव ऑन करें प्रोफेशनल एसोसिएशन, नाउ अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं? ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशंस which regulate entry, grant certificates of practice and formulate and enforce a code of conduct। जो प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है ना, जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या काम होता है? ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, ये जो एंट्रीज होती हैं, जो स्टूडेंट्स की एंट्रीज होती हैं, जो प्रोफेशनल्स की एंट्रीज होती हैं, उनको देखती है कि भाई काबिल प्रोफेशनल है, काबिल डॉक्टर है, काबिल लॉयर है, क्या वो कंटिन्यू करने लायक है। तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, ये एंट्री लेवल्स देखती हैं, फिर ये लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, किनको? प्रोफेशनल्स को। अगर आपने अपनी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, चाहे एमबीबीएस का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे लॉ से रिलेटेड एमबीबीएस हो, सॉरी चाहे एलएलबी हो, तो ये देखते हैं कि आपने अपनी पर्टिकुलर जो गिवन और प्रैक्टिस है वो पूरी कर ली है। जब आप वो पूरी कर लेते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, फिर ये आपको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स बताते हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सारा काम इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस का होता है। ये एंट्री लेवल चेक करती हैं, ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं प्रैक्टिस के इसके, ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये कानून बनाती हैं, हर प्रोफेशनल्स के लिए कानून बनाती हैं, उनको लागू करती हैं, ये सारा इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का काम है। नाउ नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड है, ठीक है। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, जब वो फाइनली पूरी डिग्री हासिल कर लेते तो वो एक शपथ लेते, चाहे पुलिस की बात कर लीजिए, चाहे डॉक्टर की, लॉ की, हर प्रोफेशन में एक शपथ होती है। तो ये जो शपथ होती है, ये होती है कि जितने भी कानून हैं, जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। द एक्शन ऑफ द प्रोफेशंस आर गाइडेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी एक्शंस होते प्रोफेशनल के, उनको कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। ये किसका काम होता है? ये काम होता है एसोसिएशन का। ये एसोसिएशन का काम होता है ये देखे कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्रॉपरली कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अपने वेल डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। नाउ सर्विस मोटिव। The basic motive of profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed service। तो जो सर्विस मोटिव है, जो बेसिक मोटिव होता है हर प्रोफेशनल का, वो ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से और बड़े कमिटमेंट तरीके से सर्व करे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर माल प्रैक्टिस करेगा, डॉक्टर अगर बेईमानी करेगा अपने क्लाइंट के साथ, तो वो गलत है ना। तो दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से कि जो बेसिक मोटिव, आप प्रोफेशनल क्यों बने, आप इस प्रोफेशन में क्यों आए? क्लाइंट को सर्व करने के लिए, है ना। और अगर आप किसी क्लाइंट को सर्व करते हैं तो आप बड़ी ईमानदारी से, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल्स सर्विस प्रोवाइड कर दे, ठीक है, और वो सर्विस बड़े कमिटमेंट के साथ आप प्रोवाइड कीजिए। दैट्स व्हाट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर की, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, जो ये होते हैं, वो इनके जो पेमेंट मोड होते हैं, इनको फीस कहा जाता है, सैलरी नहीं। ऑफिस में काम करने वाला आदमी सैलरी लेता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जिस फॉर्म में पैसे लेते हैं उनको फीस कहा जाता है, ठीक है।
और हर प्रोफेशनल को लाइसेंस की जरूरत होती है एक्सेप्ट बीएड टीचर्स को। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, इनको लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और इन प्रोफेशनल्स की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी की तरफ, ठीक है। और जितने भी प्रोफेशंस हैं, स्पेशली चाहे आप डॉक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप लॉयर्स की बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डॉक्टर और लॉयर्स के ऊपर लगे होते हैं। वो उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। कुछ फीचर्स है ना, जो बेसिक जो कुछ फीचर्स हैं वो जो प्रोफेशन में वो मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं होते। बहुत सारे फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होते। चलो देखते हैं। पहला है एंट्री टू मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैनेजर विद फॉर्मल एजुकेशन। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो मैनेजमेंट में जो एंट्री होती है, मतलब अगर आप मैनेजर बन रहे हो तो आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन हो, आपने एमबीए ही किया हो। आप किसी भी फील्ड में हो, आप अगर कैपेबल हैं तो आप मैनेजर बन सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट में जो एंट्री होती है वो उसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नाउ देयर इज नो कंपलसरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स। सेकंड पॉइंट इज, तो मतलब कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको सिचुएशन के हिसाब से चीजें सॉल्व करनी होती है। तो दैट इज वाई ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैनेजर्स हैं वो एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लेकिन इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा उसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए। मतलब वो शपथ नहीं लेते हैं कि हमको यही करना है, ठीक है ना। मैनेजर्स आर पेड सैलरी एंड पर्क एंड नॉट फीस। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको सैलरीज मिलती हैं, उनको पर्क मिलते हैं, फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे टेक फीस, और इसलिए प्रोफेशनल्स फीस लेते हैं। लेकिन जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो मैनेजर्स फीस नहीं लेते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, उनको पर्क दिया जाता है। नेक्स्ट इज देयर इज नो नीड फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मैनेजर। नेक्स्ट है कि मैनेजर को क्या बोलते हैं, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है कोई प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाई? बिकॉज मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है, इसीलिए मैनेजमेंट को किसी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। Managers normally serve a particular company and not several company at the time. तो जो मैनेजर्स हैं वो एक मैनेजर एक ही कंपनी में काम करेगा, 10 कंपनी में नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अपने प्राइवेट कोई भी प्रोफेशन हो, या तो वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट के साथ साथ वो प्राइवेट में भी काम करते हैं, ठीक है। वो कुछ स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं वो एक या दो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। जो लॉयर्स होते हैं वो भी एक या दो फर्म्स में काम करते हैं, लेकिन मैनेजर्स ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ही फर्म में काम करते हैं, ठीक है ना। मैनेजर्स ऑपरेट फ्रॉम द कंपनीज प्रेमाइसेस एंड नॉट फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंट प्रेमाइसेस। यस, अगर आप मैनेजर हो तो आपको कंपनी में आकर ही काम करना पड़ेगा, जो कंपनी की प्रेमाइसेस है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशंस होते हैं उनकी कोई कंपनी नहीं होती, वो कहीं भी काम कर सकते हैं, वो कहीं भी कोने में अपना ऑफिस खोल सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं वो कहीं भी अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास इतनी आज़ादी होती है कि वो खुद का अपना क्लिनिक खोल लें, खुद का अपना जो लॉयर्स होते हैं खुद के अपने ऑफिस खोल लें। तो दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट। लेकिन मैनेजर्स अपना खुद का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजर को मैनेज करने के लिए पीपल्स की जरूरत होगी, और ये पीपल्स कहाँ प्रोवाइड होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में। अकेला मैनेजमेंट क्या करेगा, ठीक है। Here we end this class. See you in my next class, ठीक है। I hope you like this video. If you like it, please subscribe my channel. See you.